Assalamualaikum dear fellas, this is Fahad Islam Khokar the Fiverologist. I hope you guys must be doing well. हम सिर्फ वही बातें करते हैं, वही राइटिंग की निचेस और जॉनरास को डिस्कस करते हैं जो कि मोनेटाइजेबल हैं, ठीक है. सो द सोल पर्पस ऑफ दिस कोर्स फ्रॉम नाउ ऑन विल बी हाउ टू सेल योर राइटिंग टैलेंट इन एनी फ्रीलांस मार्केट. ना सिर्फ आपको डिफरेंट राइटिंग की टेक्निक्स बताई जाएंगी, डिफरेंट राइटिंग के डिफरेंट जॉनरास पे, निचेस पे, टाइप्स पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी असाइनमेंट्स के थ्रू, बल्कि आपको वो चीज़ मार्केट्स के अंदर सेल करना भी सिखाया जाएगा, ठीक है. सो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि एक राइटर होने का पर्पस है क्या. व्हाट शुड वन हैव द एंड इन वंस माइंड. स्टीफन और कोवे ने कहा था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कि कोई भी काम तब तक शुरू मत करें जब तक आपको उसका एंड रिजल्ट पता ना हो. तो एंड रिजल्ट हमारी राइटिंग की फील्ड का क्या है भाई. एंड रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कमाना है और कुछ नहीं कमाना, और प्रेफरेबली डॉलर्स कमाना है. बट क्वेश्चन ये है कि आपको राइटिंग का बिजनेस या फिर फ्रीलांस राइटिंग का बिजनेस मिलेगा कहां से. तो उसका जवाब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. वन इज द आंसर. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है. अब फेसबुक और इंस्टाग्राम से आपको किस तरह से बिजनेस मिला करता है, दैट इज समथिंग वर्थ टू बी लर्न. आपको इसके लिए किसी ना किसी कंटेंट राइटिंग के ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ता है और वहां पे जाकर अपनी वर्द आपको बनानी पड़ती है. दे विल नेवर एवर लेट यू आस्क के भाई आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. प्लीज स्टॉप दैट एटीट्यूड और जस्ट ट्राई टू बी यूजफुल, जस्ट ट्राई टू बी अ गिवर. वंस यू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन अ सर्टन ग्रुप ऑफ राइटर्स और कंटेंट राइटर्स, उसके बाद आप वहां पे जब आप एक अथॉरिटी मान लिए जाते हैं, आप लोगों को कह सकते हैं दैट आई एम ऑफरिंग दिस सर्विस और आप लोग मुझसे ले सके, ठीक है. कभी भी डायरेक्ट पिचिंग, खासतौर पर राइटर्स को कभी भी डायरेक्ट पिचिंग जाकर नहीं करनी चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट्स को. सेकेंड थिंग इज फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, guru.com है. इनमें सब जो हैं अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं है, सभी एक लेवल की हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है. सभी आसान है, सभी पे आप काम कर सकते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कर सकते हैं चीज़ें सीखने के बाद, ठीक है. बट फर्स्ट आपको प्रोडक्ट का जो है अपना नॉलेज हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. और ये सब जो है अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, पीपल पर आवर, guru.com, toptel.com, बहुत सी इस तरह की डिफरेंट फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं. इन सब को समझने के लिए तो पूरा एक डिफरेंट कोर्स चाहिए, विच इज़ नॉट द स्कोप ऑफ सर्विस ऑफ दिस ट्रेनिंग राइट नाउ. बट आई विल हेल्प यू राइटिंग सम किलर प्रपोजल्स के किस तरह की जॉब पोस्टिंग आती हैं, आप उसके ऊपर किस तरह से प्रपोजल लिखकर इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अपना एक फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट आप लोग विन कर सकते हैं. तो इस पे मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा. द थर्ड वे ऑफ getting the business is to make your own website. Why should you go for Fiverr if you could make an own website of yours which looks like Fiverr, और जो कि जिसमें एक ही सेलर बैठा हो जो कि आप हैं या आपकी टीम है, और आप वहां से ही जो है ना लोगों को पिच करके, पुल करके या पिच करके किसी भी तरीके से आप वहां से बिजनेस अपना जनरेट कर सकते हैं. उसके लिए बस आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्केटिंग की टेक्निक्स जो हैं समझनी पड़ेंगी, ठीक है. और उन मार्केटिंग टेक्निक्स को समझने के लिए भी हमें राइटर किस तरह से सोचता है ये देखना पड़ेगा. वहां पे अच्छा कंटेंट होगा तो आप आगे कुछ पर कर पाएंगे, अगर अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो आप वहां पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे. एक अच्छी वेबसाइट बना लेने का कोई फायदा नहीं अगर उसमें कोई विजिटर ही ना हो. उसके लिए आपको एसईओ सीखनी पड़ेगी, विच इज ऑल्सो अ वेरी डिटेल्ड थिंग, जिसके लिए एक और अलग कोर्स चाहिए, ठीक है. सो मैं इन चीज़ों को टच करके आगे निकलता जाऊंगा, इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी बातें आपको देता जाऊंगा. चूंकि ये हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है इस ट्रेनिंग का, उसके अंदर अगर हम सब चीज़ों की डिटेल में जाएंगे तो फिर तो हम लॉस्ट हो जाएंगे. अभी एंड माइंड क्या है कि हम राइटिंग के डिफरेंट निचेस को, डिफरेंट जॉनर्स को, डिफरेंट टाइप्स को सीखें, और उसके लिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. Whenever I ask you guys to begin with the end in mind, तो उसका मतलब ये होता है कि आप आज से सोचना शुरू करें कि मैं किस किस्म का राइटर बनना चाहता हूँ. मैं ब्लॉग राइटर बनना चाहता हूँ, मैं कोई ग्रांट राइटर बनना चाहता हूँ, मैं कॉपी राइटर बनना चाहता हूँ, मैं किस तरह का राइटर भाई बनना चाहता हूँ, ठीक है. मैं वेबसाइट्स कंटेंट राइटिंग करना चाहता हूँ, मैं ब्राउशर राइटिंग करना चाहता हूँ, मैं किस तरह की राइटिंग करना चाहता हूँ. ये चीज़ आपको सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर. तो इस डिस्कशन के अंदर सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड है जिसका आपको मतलब समझना पड़ेगा. ये मैंने आप लोगों को दिखाया. इस वर्ड का नाम है निच, या इसको निश भी बोला जाता है. गोरे इसको निश भी बोलते हैं, निच भी बोलते हैं, दोनों वर्ड्स ठीक हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है, ठीक है.
अब प्रॉब्लम ये है कि निच होती क्या है और निच को डिसाइड कैसे किया जाए। ठीक है, आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई आर्टिकल राइटिंग इज माई निच, आर्टिकल राइटिंग इज माई निच, यू कैन से दैट, बट ये एक प्रॉपर इसका आंसर नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं भाई इंश्योरेंस आर्टिकल राइटर हूं, इंश्योरेंस आर्टिकल राइटर, अगर मैं ये कहूंगा तब आई कुड से कि यार मैंने अपनी कोई निच डिफाइन किया, मैंने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट किया, आई हैव टारगेटेड वन इंडस्ट्री और अ फ्यू इंडस्ट्रीज। अगर मैं इस तरह की राइटिंग कर रहा हूं, मैं 3 से 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकता हूं, सारी की सारी फाइनेंस इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉर्गेज से रिलेटेड जितनी भी वो हैं आ सकती हैं। अगर आप एक पॉइंट और आगे चले जाएं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर जितनी भी है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, उस चीज को आप इसके अंदर टारगेट कर सकते हैं। तो यू हैव पोजिशन योर सेल्फ एज अ राइटर। ठीक है, इसी तरह से अगर एक बंदा है जो कि टेक्निकल राइटिंग, टेक्नोलॉजी राइटिंग की तरफ जाता है, तो वो अपने आप को पोजिशन कर सकता है एज अ ब्लॉकचेन राइटर, एज अ फाइनटेक राइटर, ठीक है, एज अ क्रिप्टो करेंसी राइटर वगैरह वगैरह, बहुत सी डिफरेंट चीजें, इनके अंदर जाने की जरूरत नहीं। बहरहाल आपको अपनी एक निच कोशिश कीजिए कि आज से डिजाइन करें, डिफाइन करें कि भाई मैं किस तरह से खुद को पोजीशन करूंगा। ठीक है, किसके अंदर जाना चाहिए, कौन सी निच अच्छी है, ये कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए। ये हमेशा अपने मन में डूबकर सुरागे जिंदगी आपको खुद पाना होता है। जब भी आप किसी दूसरे से पूछने लगते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, जाइए इंटरनेट पर डिफरेंट ब्लॉग्स सर्च कीजिए, टूल्स मैं भी आपको ढेर सारे बताऊंगा, किसके अंदर कंपटीशन कम है, किसके अंदर डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप लोग अपना इंटरेस्ट, मार्केट की डिमांड, इन दोनों चीजों का जब मर्जर होगा तब आप एक अच्छी फील्ड की तरफ प्रोपेगेट कर सकेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ऑन यू विल हैव टू बिकम अ निच स्पेसिफिक राइटर, पीरियड। इसके बाद कोई आर्गुमेंट नहीं, यही बेस्ट रास्ता है राइटर बनने का। सो हाउ शुड यू बिकम एन आर्टिकल और ब्लॉग राइटर, जो कि हमारी पहली जो हमारी टॉपिक है राइटिंग का, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, वो आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग है। और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर तक भी हमारा ये टॉपिक अभी स्पेन करेगा इंशाल्लाह। उसके लिए फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, और मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है दैट यू शुड रीड एंड यू शुड रीड। रीडर्स आर लीडर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट। मगर बात यह है आप किस तरह का राइटर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस तरह का कंटेंट पढ़ना चाहिए, ये अब एक एक्रीमोनियस डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं जी अगर आपने बनना है आर्टिकल राइटर तो कभी एलिफ शफक को मत पढ़ो, कभी पॉलो कोएलो को मत पढ़ो। मगर मैं कहता हूं कि कोई भी इंग्लिश का कंटेंट आपके हाथ लगता है, कुछ भी लगता है, कोई बुक है, आर्टिकल, ब्लॉग है, अपने अंदर एक रीडिंग हैबिट बनाइए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकूं तो उसके लिए एक अच्छा लिसनर बनिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी इंग्लिश लिख सकूं तो उसके लिए एक अच्छा रीडर बनिए। ठीक है, रीडिंग इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद राइटिंग एंड लिसनिंग इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद वन स्पीकिंग। ठीक है, सो हियर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड विद मी फॉर सो मेनी टाइम्स, और वो ये है कि भाई जब कस्टमर आपके पास आता है तो क्या वो मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आर्टिकल की या नहीं करेगा। ठीक है, या फिर मुझे सारा का सारा डाटा जो है खुद से ही डिफाइन करना पड़ेगा। हो सकता है ना इस तरह की कोई बात हो। मैं इस पे थोड़ा सा मजीद डिटेल में थोड़ी देर में जाता हूं। ठीक है, हो सकता है एक राइटर आपके पास आए और वो आकर आपको इस तरह से एक टाइटल जो है अपनी ब्लॉग पोस्ट का वो आपको प्रोवाइड कर दे कि यार आई नीड टॉप 10 टेक टॉक्स यू शुड वॉच बिफोर यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। ठीक है, ये मैं बिटकॉइन और फाइनटेक और इस तरह की चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिंस 2017 इन हुई हुई हैं और अभी तक जो है वो चल रही हैं। तो चूंकि ये हॉट निच है, उसमें कंपटीशन कम है, मैं वैसे ही आपको एक हिंट दे दूं। ठीक है, इसके अंदर अभी भी अगर आप अपने आप को पोजीशन करें तो यू कैन अर्न अ फॉर्चून आउट ऑफ इट। या फिर ये हो सकता है कि वो बंदा आपको, आपका क्लाइंट आपको कोई कीवर्ड दे दे। अब कीवर्ड का क्या मतलब होता है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं। मगर कीवर्ड आप देखिए, अगर वो इस तरह से आपको कीवर्ड दे देता है, कहता है कि भाई मेरे पास ये 2 कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, ये जरूरी नहीं 1 वर्ड का हो, ये 2 वर्ड का, 3 वर्ड का, 4 वर्ड का, 10 वर्ड का भी कीवर्ड हो तो उसको एक ही कीवर्ड बोला जाता है। कीवर्ड इज 1 वर्ड। ठीक है, कीवर्ड बजाते खुद जो लफ्ज है वो 1 वर्ड है, इसको कीवर्ड स्पेस देकर ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलें जी, अगर आपको वो बता देता कि टेड टॉक्स ऑन बिटकॉइन के ऊपर मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता हूं और एक उसके अंदर जो है
मेरा जो कीवर्ड है वो इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन भी है, ठीक है। तो मैं इसको यूज करके मैं ये टाइटल भी बना सकता था। स्पेसिफिकली वो मुझे टाइटल दे दे, वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो मुझे कीवर्ड दे दे तो मैं उससे टाइटल बना सकता हूं। देखें यहां पर टेड टॉक्स ऑन बिटकॉइन, यहां पे देखें टेड टॉक भी आ गया ये वाला, ठीक है। बिटकॉइन, बिटकॉइन भी आ गया, ठीक है। ये ऑन, इन, ये, दी, दा, ये इतने इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं होते, ठीक है। अब आप देखें इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, ठीक है, यहां पे इन्वेस्ट इन बिटकॉइन आ गया, कोई ऐसा सच मसला नहीं है। गूगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप क्या चीज सर्च कर रहे हैं आपका वो मतलब बहुत आसानी से इन्फर कर सकता है, तो इस चीज पे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज वो जो आपको बता सकता है वो है अपने आर्टिकल का वर्ड काउंट। वर्ड काउंट से क्या मतलब, कितने अल्फाज का आपने जो है वो अपना आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, ये आपको वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा अगर वो नहीं बताता, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट ये चीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बंदा आ जाता है और आप उससे डिस्कशन करते हैं तब तो आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो पीपल पर आवर पर, फाइवर पर, जहां पर आपके कॉन्सेंट के बगैर लोग आकर अपना पैकेज परचेज करके चले जाते हैं, तब तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो कितने वर्ड का पैकेज हमसे परचेज करके चला गया अगला पर्सन, ठीक है। सो ये तीन मेजर बातें हैं जो कि वो आपको प्रोवाइड करता है या जो आपको पूछनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि वो सिर्फ ये तीन ही बातें बताता है, इससे बहुत ज्यादा मजीद बातें भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो। अब वो बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं जी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आर्टिकल की या आपके ब्लॉग की ट्यून क्या होगी। कन्वर्सेशनल टोन होगी, जैसे 1 to 1 मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। कन्वर्सेशनल टोन के अंदर आप थोड़ा सा इनफॉर्मल होते हैं, जिस तरह से कन्वर्सेशन इनफॉर्मल होती है, आप उसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, इजंट इट, ऐसे ही है ना, ठीक है ना। अब आप अगले को ये भी कहते हैं कि डोंट पैनिक, रिलैक्स, इस तरह के ब्रेक वर्ड्स आप अंदर डालते हो, जिस तरह से एक आपके जो कंटेंट की ट्यून है वो कन्वर्सेशनल बन जाती है, ठीक है। और अगर वो कन्वर्सेशनल नहीं है तो फिर वो डिस्क्रिप्टिव होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्या होती है कि आप खुद उसको एज अ पर्सन होकर बात ना करें, आप एक कंपनी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट अगर किसी को दे रहे हैं तो वो उसके अंदर आप डिस्क्रिप्टिव होकर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, हेडिंग्स दे देकर, ठीक है, आप इस तरह से करते हैं। और यही चीज होती है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव और थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। सो उनके घबराना नहीं है, क्या चीज है मैं आपको बहुत आराम से बताता हूं क्या होता है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, जैसा कि मैंने कन्वर्सेशनल टोन में कहा कि मैं जब अपनी आपसे बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा तो मैं कहूंगा आई हैव बीन टू कनाडा, ठीक है, इट वाज वेरी गुड, मैं ये कहूंगा। लेकिन अगर मैं डिस्क्रिप्टिव हूं और थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा वन मस्ट गो टू कनाडा, द कंट्री इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं गया, ना ही मैंने ये कहा कि आप जाएं, ठीक है। मैंने कहा वन मस्ट गो, बंदे को जाना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड प्लेस, ठीक है। सो ये फर्क होता है कि आई और यू अगर मैं करने लगूंगा तो दैट विल बी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, दैट विल बी कन्वर्सेशनल टोन। लेकिन अगर मैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव अपनाऊंगा तो दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव। आमतौर पे ऐसा होता है कि मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूं और अगर कंपनी की भी वेबसाइट पे अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मैं डिस्क्रिप्टिव टोन ही अपनाऊं, मैं वहां पे अपनी नीचे ब्लॉग के नीचे अपनी फोटो लगाकर एज एन इंडिविजुअल अगर बात कर रहा हूं तो मैं आई, मी, माई कर सकता हूं। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल किसी कंपनी की कस्टमर सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वी करके, आवर करके, इस तरह से करके बात वो कर सकता है, ठीक है। तो कंटेंट की ट्यून है वो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स कौन है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है जिनसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं उनका एज ग्रुप क्या है, वो मेल हैं, वो फीमेल हैं, अगर वो मेल हैं तो किस एज के हैं, अगर वो फीमेल हैं तो उनके शौक क्या हैं, ये सारी बातें अगर ये पता चल जाए तो ठीक है, ना भी पता चले तो कोई ऐसा सच मसला नहीं है, ठीक है। इतनी डिटेल में जाने के बजाय आप अगर अपने क्लाइंट से कभी ये पूछ लेना यार कि आप मुझे अपने किसी एक दो कॉम्पिटिटर की वेबसाइट दिखा सकते हो, बता सकते हो, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस मार्केट को टारगेट करने वाले हैं लोग, किसको चाहते हैं कि उनकी ब्लॉग पोस्ट या इनका आर्टिकल पढ़ा जाए, ठीक है जी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप कोई आर्टिकल या कंटेंट लिखें, उस पर्सन का जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसका एक एवेटार आपके दिमाग में मौजूद हो।
कोशिश करें उसकी फोटो लेकर अपने जो है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लगा लिया कीजिए ताकि आप उसे बार बार देखते रहें. नाउ वंस यू गेट टू नो दैट व्हाट शुड बी द टोन ऑफ योर आर्टिकल एंड हु विल बी द पीपल रीडिंग योर ब्लॉग, ये दो बातें जानने के बाद आपको इसका पर्पस भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. पर्पस से क्या मतलब है? पर्पस से मतलब ये है भाई कि वो उस बंदे की वेबसाइट है किस किस्म की. फर्ज कर लीजिए कि वो कोई अमेजोन का कोई एफिलिएट है, ठीक है. अब अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग एक टोटली डिफरेंट किस्म का टॉपिक है, उसके अंदर भी तूफान है. खैर, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है कि अमेजोन की कंटेंट राइटिंग हो, अमेजोन एफिलिएट की कंटेंट राइटिंग, उसके अंदर नॉर्मली 4000 से 5000 से 8000 वर्ड का कंटेंट भी लिखा जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है. खैर, अगर उसकी एफिलिएट की वेबसाइट है तो जाहिर है वो होगी थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव होगी, उसके अंदर लिस्ट ऑफ जो है ना वो प्रोडक्ट्स होंगे. फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि गूगल पे कोई पर्सन लिखे बेस्ट कॉफी फ्लेवर्स, ठीक है, बेस्ट कॉफी फ्लेवर्स लिखे और उसके नीचे एक वेबसाइट निकल आए जिसके अंदर जो है ना 12 से 13 डिफरेंट कॉफी के फ्लेवर्स हों और उसके अंदर हर टॉपिक के अंदर एक एफिलिएट का लिंक लगाओ, उस लिंक पे वो क्लिक करे, अमेजोन पे जाए और वो खरीद ले. अमेरिकन इस तरह से करते हैं, पाकिस्तान में ये सब खैर नहीं होता, मगर पाकिस्तानी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं अमेजोन की, ठीक है. तो ये यदि अमेजोन की एफिलिएट की ब्लॉग्स आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो भी बंदा आएगा उस वेबसाइट पे, जाहिर है उसकी कोई ना कोई कमर्शियल नीड होगी, कोई कमर्शियल इंटेंट होगा, ठीक है. तो आप इस तरह से लिखोगे आर्टिकल एज इफ यू आर सेलिंग दिस कंटेंट, एज इफ यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट्स, ठीक है. आप इस टर्म में लिखोगे कि यार अगला बंदा कन्विंस हो, अमेजोन की वेबसाइट पे जाए और जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज करे. दूसरे नंबर पे चीज आ जाती है कि वो कोई वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट बना ली पेट्स के नाम से, आपने नहीं बनाई, आपके क्लाइंट ने बनाई. पेट्स के ऊपर उसने बना ली, पेट फूड के ऊपर बना ली, ठीक है. तो आपका पेट जो है पपी बीमार हो गया, कैट बीमार होगी, अब आप उसकी ट्रीटमेंट के लिए भाई जाके लिखते हैं व्हाट इज द रेमेडी ऑफ डॉग हेडेक, वैसे ही बोल रहा हूं, ठीक है. तो डॉग हेडेक आपने लिखा और वहां पे आपके सामने एक आर्टिकल खुलाया 1000 वर्ड्स का. अब आप उसे खोल रहे हो और उसको पढ़ रहे हो. अब उसके अंदर कोई कमर्शियल इंटेंट नहीं, हो भी सकती है वैसे, उसके अंदर भी वो चाहे तो अमेजोन एफिलिएट का लिंक लगा के डॉग फूड खरीदने का लगा सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों चीजें एट ए टाइम भी पॉसिबल है. मगर फर्ज कर लीजिए कि इसके अंदर अब उसकी प्रोडक्ट बेचने की कोई इंटेंशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है. अब वो इंफॉर्मेशन क्या अल्लाह वास्ते दे रहा है? ऐसा नहीं है. वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है तो वो फिर वहां पे अर्न कर रहा होगा एड्स के थ्रू. एड्स होंगे, उसे मिले होंगे, गूगल की तरफ से मिले होंगे, एडसेंस से अप्रूव्ड वेबसाइट होगी. एडसेंस क्या बला है, बाद में थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है. एडसेंस अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जिस वेबसाइट के ऊपर गूगल के इश्तेहार आते हो वो एडसेंस से अप्रूव्ड होती है. गूगल का ही एक आगे एक छोटा सा वो क्यों समझ इदारा समझ लीजिए एडसेंस है जो है ना गूगल की वेबसाइट्स को प्रूव करता है, जिसके ऊपर ट्रैफिक आती हो, जिसके ऊपर लोग आते हो रेलिवेंट, तो उनको रेलिवेंट एड्स दिखाने लग जाता है, ठीक है. इसी तरह से तीसरी चीज आ जाती है, गेस्ट पोस्टिंग आ जाती है. गेस्ट पोस्टिंग का क्या मतलब है? गेस्ट पोस्टिंग ये होती है कि लोग आर्टिकल आपसे लिखवाते हैं मगर वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट नहीं करते, वो किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाकर पोस्ट करते हैं, ठीक है. अब नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दूसरे की वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए कितने नफलों का स्वाब मिलता है भाई बंदे को. दूसरों की वेबसाइट पे पोस्ट वो इसलिए करते हैं ताकि उस वेबसाइट में जाकर अपनी वेबसाइट की तारीफ कर सकें, अपनी वेबसाइट को एक लिंक दे सकें जिसे बैकलिंक कहते हैं. ये भी एसईओ की टर्म है. एसईओ आप जब कहीं कहीं से सीखेंगे तो इस चीज को गौर से समझिए, देखिएगा, ठीक है. तो किसी और की वेबसाइट में प्रीमियम कंटेंट गेस्ट पोस्टिंग वो डालकर वो अपनी वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक वहां से जनरेट करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं. और वहां उनकी वेबसाइट पर अगर फर्ज किया 2000 लोगों की ट्रैफिक है तो उस 2000 में से चलो 100-150 तो उस आर्टिकल के थ्रू निकलकर मेरी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगा ना. ये चीज होती है. ये फ्री में भी की जाती है गेस्ट पोस्टिंग. ये गेस्ट पोस्टिंग जो है पेड भी होती है. इसके ऊपर इंशाल्लाह कंप्लीट लेक्चर आएगा, उसके अंदर इसकी आपको मजीद मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा. अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये किसी बंदे का पर्सनल ब्लॉग हो, यानी अगर मैं अपना ब्लॉग अगर खोलूं fahadkhokar.com फर्ज किया, ठीक है, अगर ऐसा कोई ब्लॉग हो इंशाल्लाह, उसके ऊपर मेरी सारी बातें हों और मैं उसके अंदर अपनी डेली रूटीन डिस्कस कर रहा हूँ. मैं बताऊँ आज मैं इस बिजनेस क्लाइंटेल से मिला, आज मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो चढ़ाई और मैं वहाँ पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट देता हूँ, ठीक है. तो वो पर्सनल ब्लॉग होगा, ठीक है. मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता. वहां पे मैं B2B सेलिंग भी कर सकता हूँ, B2C ट्यून के अंदर भी लिख सकता हूँ. मतलब क्या है, अगर मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो एंड यूजर्स हैं, ठीक है, एंड यूजर्स हैं, तो फिर मैं
B2C किस्म की वहां पर राइटिंग करूंगा, वो B2C बिजनेस को मैंने वहां पर टारगेट किया होगा। इस बात का मतलब क्या है, मैंने आपको ये कोर्स दिया बिग बैंग प्लस का, क्या ये B2B बिजनेस है या B2C बिजनेस है? आप लोग कस्टमर नहीं है, आप लोग इंशाल्लाह अजीज खुद एक बिजनेस डेवलप करने वाले हैं नियर फ्यूचर। सो आई एम सर्विंग बिजनेसेस, आई एम नॉट सेलिंग दिस कोर्स टू द एंड यूजर्स, द कस्टमर्स। लेकिन जब आप अपना आर्टिकल लिखकर किसी एंड यूजर को देंगे तो वो बंदा हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है, अगर वो उसे किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करे तो वो भी B2B हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो आगे किसी को मोटरसाइकिल सेल कर रहा है, वो अगर आगे किसी को कॉफी सेल कर रहा है, अब जिस बंदे ने कॉफी खरीदनी, मोटरसाइकिल खरीदना, उसने आगे उस चीज को लेकर किसी को आगे नहीं बेचना, तो वो B2C बिजनेस हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये होता है B2B और B2C बिजनेस का डिफरेंस। अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे प्रॉमिस किया कि मैं कीवर्ड की मिथ को रिजॉल्व करूंगा, आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि कीवर्ड किस बला का नाम है और कीवर्ड को किस तरह से फाइंड किया जाता है। सबसे पहले तो समझिए दो कॉन्सेप्ट, दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है वो है कॉन्सेप्ट पुश मार्केटिंग का, और जो राइट साइड पे नजर आ रहा है वो है कॉन्सेप्ट पुल मार्केटिंग का। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक के अंदर हम पुश करते हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, इस पर्सन के पास घर है, ये सेल करना चाहता है, वो गली में जाकर सबसे आवाजें लगाएगा, मुझसे ये घर ले लो, मुझसे ये घर ले लो। गली में आते हैं किनू बेचने वाले, सेब बेचने वाले, वो भी आकर गली में आवाज लगाते हैं पकोड़े बेचने की, सब चीजें बेचने की, वो पुश मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी दे आर गेटिंग देयर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, वो गली मोहल्लों में आकर चीज बेचते हैं। इसकी एडवांस फॉर्म्स क्या है जी? रेडियो है, आप घर बैठे हुए आपको रेडियो पे अनाउंसमेंट होती है। टीवी है, आपको, आप घर में यूजर बैठे हैं, आपको बताई जाती चीज। इसी तरह से ईमेल्स हैं, ईमेल्स पर भी आपको पुश मार्केटिंग की जाती है कि आप अपने लैपटॉप पे, अपने स्मार्टफोन पे बैठे हैं और लोग आपको आकर आप बताते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट है, हमसे ले लो। बट एक चीज होती है पुल मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग में यह होता है कि आपको पता है फलानी जगह पर सब्ज मंडी है, वहां से जाकर अच्छे आलू मिलेंगे, अब आपको वहां जाना पड़ेगा भाई लेने के लिए, वो आपके पास आलू लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। सो दैट इज पुल मार्केटिंग। इसकी बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, मगर इसको हम जो है ना आगे चल के मजीद इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह देखते हैं। अब आप ये सोचिए कि ब्लॉग राइटिंग पुश मार्केटिंग है या फिर पुल मार्केटिंग है। अगर आप गौर से सुन रहे हैं, 1 मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप कीजिए और सोचिए इस बात पर। जितनी देर आप लोग सोच रहे हैं, मैं आप लोगों को इस पुश और पुल मार्केटिंग की मजीद डिटेल आप लोगों को दिखाता हूं, तब आप लोगों को मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वेदर ब्लॉग राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग इज पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग। देखिए जी, आप गूगल के ऊपर जाते हैं और वहां पर जाकर लिख देते हैं कंपेयर मॉर्गेज रेट्स। इसको मॉर्टगेज नहीं पढ़ते, मॉर्गेज होता है, गिरवी रखना नहीं होता है, जो उस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आप वहां पे सर्च करते हैं और आपके सामने एक पेज खुल जाता है। अब इसको पेज नहीं बोलना आपने, ठीक है, इसको आपने बोलना है सर्प। सर्प क्या होता है? सर्प होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है जी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, दिस इज कॉल्ड सर्प। तो आपने कभी ये नहीं बोलना कि गूगल के पहले पेज पे ही आया, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे आया। आपने कहना पहला सर्प, दूसरा सर्प, तीसरा सर्प, ठीक है। इस तरह से करके कहना है मेरा आर्टिकल 7th सर्प के ऊपर रैंक हुआ है, ये आपने बात करनी, इस तरह से टेक्निकल टर्म में बात करनी। एनी हाउ जी, आप लोग गूगल के ऊपर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि आप कोई भी टर्म वहां पे जाकर सर्च करें तो नीचे इस तरह से रिजल्ट आ जाते हैं, मगर उन रिजल्ट्स के ऊपर पहले 3 से 4 इस तरह के वो होते हैं रिजल्ट जिनके साथ छोटा सा ग्रीन कलर में एडी लिखा होता है, एड इस तरह से करके लिखा होता है। अब ये वो लोग हैं जो कि गूगल को पैसे देकर ऊपर आए हैं, गूगल को पैसे देकर ऊपर आए हैं। इन लोगों ने अपना आर्टिकल इस तरह से नहीं लिखा, इस तरह से SEO ऑप्टिमाइज नहीं किया। मजीद इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में भी बताऊंगा कि ये गूगल के ऊपर आसानी से रैंक कर सके। इन्होंने SEO ऑप्टिमाइज इसको इस तरह से नहीं किया। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने गूगल को पैसे दिए, कहा कि यार इस कीवर्ड के ऊपर ना मेरा आर्टिकल रैंक कर दो। जब भी कोई कंपेयर मॉर्गेज लिखे ना तो मेरा ये आर्टिकल 10 बेस्ट मॉर्गेज कंपैरिजन ये ऊपर आ जाना चाहिए। इसने भी कहा कि इस कीवर्ड के ऊपर ना मैं भाई तुम्हें ना हर कीवर्ड के $5 दूंगा, ठीक है, हर क्लिक के $5 दूंगा, हर इंप्रेशन के $5 दूंगा, ठीक है, तो मुझे ना मेरा ये आर्टिकल रैंक कर दो। ये जो है मार्केटर्स, ये पेड मार्केटर्स हैं, ठीक है। बट ये जो है नीचे बेचारे मस्कीन, ये भी आर्टिकल राइटर हैं, मगर ये लोग मेहनत से आते हैं ऊपर,
ये लोग गूगल को कोई पैसे नहीं देते, ये लोग अपना आर्टिकल इस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड करते हैं, गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करते हैं कि ये ऊपर रैंक हो जाते हैं। ठीक है, सो हमारा काम जो है इस चीज को समझना नहीं है, हमारा काम है इन नीचे वालों को समझना। वैसे गूगल के रिजल्ट्स में 10 से 12 रिजल्ट आते हैं, मैंने छोटा करके आपको दिखाया ताकि स्क्रीन पे पूरा आ सके। Anyhow, ladies and gentlemen, no points for guessing. SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना, दिस इज पुल मार्केटिंग, कि आप लोग अपने आर्टिकल के जरिए लोगों को खींचते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया, कंपेयर मॉर्गेज रेट्स किसी ने लिखा तो आपके सामने ये नीचे जो रिजल्ट्स आए, ये 3 जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इन्होंने आर्टिकल इतना अच्छा लिखा था कि इनके आर्टिकल्स रैंक हो गए। इसको कहते हैं SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। ठीक है जी, तो आज से आप लोग सिर्फ ये नहीं करेंगे कि भाई आई एम एन आर्टिकल राइटर, ठीक है, इस तरह से नहीं कहना। आपने हर किसी को बताना कि मेरे आर्टिकल SEO ऑप्टिमाइज्ड भी होते हैं। वो कैसे ऑप्टिमाइज करने हैं इंशाल्लाह मजीद डिटेल में इसको देखेंगे हम। तो जी, SEO क्या होती है? SEO होती है टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्च इंजन विच इज स्पेशली गूगल। बिंग भी है मगर वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता। 90 to 95% सर्चेज आपकी गूगल के ऊपर होती हैं, याहू पे भी नहीं होती, बिंग पे भी नहीं होती, गूगल के ऊपर सारी की सारी सर्चेज होती है। सो गूगल के डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक विच कीप ऑन एंड ऑन चेंजिंग, मैं आपको वही स्टैंडर्ड्स बताऊंगा जो कि कांस्टेंट हैं, जो कि चेंज नहीं होते। उनमें कोई कभी किसी चीज को ज्यादा रैंक मिल जाता है, कभी किसी चीज फैक्टर को कम रैंक मिल जाता है, मगर मोर और लेस पॉइंट सारे के सारे वही हैं जो कि एक आर्टिकल को रैंक करने में इस्तेमाल होते हैं। सो फर्ज किया कि कोई कीवर्ड है, जैसे कि एक कीवर्ड की मैंने आप लोगों को एग्जांपल ये दिखाई कि ये मैंने कंपेयर मॉर्गेज रेट्स लिखा, तो दिस वाज वन कीवर्ड। ठीक है, अब ये कीवर्ड अच्छा है या बुरा है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें उसके 3 डिफरेंट पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, जिनमें से पहले 2 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, थर्ड पैरामीटर कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता मेरी नजर में। ठीक है, अच्छा, until unless you are doing SEO articles, if you are doing paid marketing, तब तीसरा वाला फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहली चीज आपके पास आ जाती है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का यह मतलब है कि एक महीने में उस टर्म को कितना ज्यादा सर्च किया जाता है गूगल पे। गूगल के पास इस चीज का सारा रिकॉर्ड है। यानी हेडेक की रेमेडीज के ऊपर अगर आप कोई कीवर्ड लिखते हैं तो उसके ऊपर वो बताएगा कि महीने में 12,000 दफा सर्च होता है, 15,000 दफा सर्च होता है, 30,000 दफा सर्च होता है। नाउ व्हाट डू यू फील, किस कीवर्ड को हमें चूज करना चाहिए? ऑब्वियसली वो जो ज्यादा सर्च होता है, ज्यादा सर्च होगा तो हम भाई हमारे उसकी सर्चेज में आकर हम पे क्लिक होने के चांसेस ज्यादा है ना, ये ऑब्वियसली एक चीज होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक चीज आ जाती है उस कीवर्ड की डिफिकल्टी। अब ये डिफिकल्टी किस तरह से कैलकुलेट होती है, क्या होती है, इस चीज पे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट एल्गोरिदम से इस चीज को क्रिएट करते हैं, इस पैरामीटर को बताते हैं। ये आपके पास 10 आउट ऑफ 10 भी बताते हैं, आउट ऑफ 100 भी इस पैरामीटर को बताया जाता है। ठीक है, अगर मतलब 0.3 है तो वो आसान है, 0.7 है तो वो मुश्किल है, ऑब्वियसली आउट ऑफ 1। 30% अगर उसकी डिफिकल्टी बता दी जाती है तो वो आसान है, 80% बता दी जाती है तो वो ऑब्वियसली मुश्किल है। ये फर्क होता है इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी का। तो आपने सर्च वॉल्यूम देखना है, दूसरा आपने कीवर्ड डिफिकल्टी देखनी है किसी भी कीवर्ड की। थर्ड जो पैरामीटर है वो है CPC, आपका कॉस्ट पर क्लिक। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केटर्स टॉप 3 जो थे एड वाले, उनके ऊपर आने के लिए पैसे लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज की बेसिस पे जो है ना CPC देखते हैं कि जिसका CPC ज्यादा होगा, वी हैव दिस फीलिंग कि यार इस पे अगर मार्केटर पैसे लगा रहे हैं और अगर इसके ऊपर मैं एडसेंस बेस्ड अगर कोई वेबसाइट बना लूं तो आई एम मोर लाइकली टू अर्न मोर बेंजामिन्स, आई एम गोइंग टू अर्न मोर डॉलर्स। ये एक जनरल परसेप्शन पाई जाती है, मगर कोई भी टूल एग्जैक्ट CPC आपको नहीं दिया करता। अगर वो कहता है कि $0.5 अगर इसके ऊपर लगा हुआ है, $10 इसके ऊपर CPC है, लोग इस पे एक क्लिक होने पे $50 देने को तैयार है, तो वो एग्जैक्ट कभी भी नहीं होता। ठीक है, बट सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्टी आप मोर और लेस अंदाजा कर सकते हैं कि ये काफी दफा ठीक होती है। तो जी आगे अब हम चलते हैं और एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बताते हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है। आप अपना राइटिंग का बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट किस्म की बात है। वो है कीवर्ड्स की 2 टाइप्स आपके सामने। एक टाइप आपकी होती है शॉर्ट टेल कीवर्ड की और एक आपकी होती है लॉन्ग टेल कीवर्ड की। जो शॉर्ट टेल होता है वो ब्रॉड होता है, बहुत ज्यादा जनरल होता है, और जो लॉन्ग टेल होता है वो काफी स्पेसिफिक और टारगेटेड किस्म का कीवर्ड होता है। ठीक है, अब देखें, अब
मुझे अगर कोई कीवर्ड मिलता है और मुझे कोई भी कीवर्ड एनालिसिस का टूल, कीवर्ड रिसर्च का टूल कहता है कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम 10,000 है, मैं खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 0.7 है, ठीक है। अब ये 0.7 ज्यादा है या कम है, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक बिगिनर के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बंदा बहुत बड़ी वेबसाइट ऑलरेडी बना के बैठा है, जो बहुत ऑलरेडी, जिसने कंटेंट लिख लिया, जिसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा बन चुकी है, वो इस तरह के कीवर्ड पे काम कर सकता है, ठीक है। वो कर लेगा, उसे कहेगा, उसे टेंशन ही नहीं होनी, वो कहेगा आराम से मेरा लोगों ने इस पे आ जाना और मुझे विजिट कर लेना है, ठीक है। लेकिन हम जैसे जो बिगिनर हैं, हम बिगिनर भी और हमारे क्लाइंट्स भी, सब भी, उनको अच्छा मशवरा देना हमारा फर्ज है। तो हम उन्हें हमेशा ये कहेंगे कि भाई शॉर्ट टेल कीवर्ड पे ना जाओ, लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर जाओ, ठीक है। अब फर्ज किया कि मैं यहां पे आया, बेस्ट शूज था, उसके ऊपर मैंने कह दिया कि चलो, फर्ज किया ये उसका सर्च वॉल्यूम है। अब मैं करता हूं बेस्ट नाइकी शूज, मैंने थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक कर दिया, थोड़ा सा मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि अब मुझे जो है ना नाइकी शूज दिखाए। अब वो ये कहेगा कि भाई बेस्ट शूज तो 7,000 दफा सर्च होता था, बेस्ट नाइकी शूज गूगल पे 4500 टाइम सर्च होता है, मगर इसकी जो डिफिकल्टी है वो पहले से कम है, ठीक है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, बट बुरी बात यह है कि भाई हमारा सर्च वॉल्यूम कम हो गया। पहले अगर हम सोच रहे थे यार 10,000 सर्चेज होती हैं, अगर हम पहले पेज पे आ जाए तो यार कोई 2-3 हज़ार बंदा तो मैं विजिट कर लेगा ना, ठीक है। बट ये चीज़ अब नहीं होगी। अच्छा देखे, आगे मैं जाता हूं, मैं इसको मजीद स्पेसिफिक कर देता हूं, तो मैं कहता हूं बेस्ट नाइकी शूज अंडर $50 की सर्च वॉल्यूम 2700 टाइम्स ये महीने में सर्च हो रहा है, और इसकी जो डिफिकल्टी है वो 0.25 या 25% है। इसी तरह से बेस्ट नाइकी शूज अंडर $50 फॉर हाइकिंग कर दिया और स्पेसिफिक कर दिया। इसी तरह से बेस्ट नाइकी शूज अंडर $50 फॉर हाइकिंग इन समर कर दिया और भी ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया। इसका सर्च वॉल्यूम उससे भी कम हो जाएगा, मगर इसको रैंक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो अभी आप ये सोचें कि इंटेलिजेंट मूव क्या है कि मैं भाई बेस्ट शूज के ऊपर जाऊं या बेस्ट नाइकी शूज अंडर $50 फॉर हाइकिंग इन समर के ऊपर जाऊं, ठीक है। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोग इसी चीज के ऊपर जाएं। इस चीज को लेकर आप डीमोटिवेट जरूर होंगे कि इसके ऊपर यार महीने में सिर्फ 350 लोग सर्च कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर ये 350 लोग इस पर सर्च कर रहे हैं और इसके ऊपर कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है ना, लोग इन 350 में से शायद 50, 60, 70, 100 लोग आपके पास आ जाए, लेकिन अगर आप इस 10,000 वाले कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे तो शायद एक बंदा भी आपके पास ना आए। आप शायद गूगल के कहीं किसी लास्ट कोने में कहीं पड़े होंगे, ठीक है, किसी भी सर्च रिजल्ट के अंदर, किसी भी सर्च रिजल्ट के अंदर। ये यूनिवर्सल किस्म के ट्रूथ है, ठीक है। ये आप देखें, ये बंदा है जो कि शॉर्ट टेल कीवर्ड से इसको सर्च कर रहा है, पूरी दुनिया को टारगेट कर रहा है, ये 10,000 लोगों को टारगेट करने लगा हुआ है, पागल, और वो खींचता ही रह जाएगा, किसी ने उसके पास नहीं आना। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक किस्म के लोगों को आप कॉल करते हो तब वो आपके पास आ जाते हैं, कंफ्यूजन कम हो जाती है, टारगेटेड लोग हो जाते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं। एक क्लास के अंदर, किसी स्कूल की क्लास के अंदर 15 लड़कियां जिनका नाम अली है, ठीक है, आप एकदम से क्लास में बोलेंगे अली तो सारे अलर्ट हो जाएंगे, आपके पास कोई भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे मोहम्मद अली मुख्तार खान, इस तरह से बोलेंगे तो वो एक ही लड़का होगा और वही उठ के आपके पास आएगा, ठीक है। दिस वाज पुल मार्केटिंग। आपने स्पेसिफिक उन लोगों को कॉल किया जो आपकी रिक्वायरमेंट थे। सो इट इज बेटर टू बी एज मच स्पेसिफिक एज यू कैन रादर देन गोइंग ब्रॉड। अब यही कॉन्सेप्ट आपका मैं ले चलता हूं फ्रीलांसिंग की तरफ भी थोड़ा थोड़ा। फ्रीलांसिंग की तरफ किस तरह से, फर्ज किया अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं एज एन आर्टिकल राइटर, एक आर्टिकल राइटर के कीवर्ड के ऊपर अगर आप कर लेते हैं उसको ऑप्टिमाइज, तो जो बंदा आकर फिर सर्च बार में लिखेगा आर्टिकल राइटर चाहिए, तो शायद उसके पास भाई 35,000 रिजल्ट्स खुले हैं। अब उस 35,000 रिजल्ट्स में से आपका काशिफ खान साहब का मिलना कोई आसान काम होगा? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल होगा, नहीं मिलेगा ना आप, ठीक है। लेकिन अगर काशिफ खान साहब ने अपने आप को पोजीशन किया हुआ इस तरह से कि ही इज वर्किंग ओनली फॉर पेट ब्लॉग्स, फर्ज किया, अब वो आकर सर्च बार में अगर लिखेंगे ना पेट ब्लॉग राइटर, तो शायद उस पर काम करने वाले 300 या 400 लोग हों। उनके अंदर आपके फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। सो whenever you are going to freelance, do not
सर्च फॉर द बायर्स, रादर ट्राई टू बी सर्चेबल योरसेल्फ। लोग आपको इजीली ढूंढ लें, ये सबसे आसान काम है मेरे ख्याल में। अभी मैं आप लोगों को कीवर्ड्स के कुछ रिसर्च टूल्स मैं बताता हूं, ठीक है। इनमें से कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं, और जो पेड टूल्स हैं वही यूज करना असल में अक्लमंदी होती है। जो फ्री टूल्स हैं वो जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए ठीक है, दुनिया के फारग तरीन टूल्स हैं। इवन गूगल का गूगल कीवर्ड प्लानर भी जो दिया हुआ है वो भी फारग तरीन टूल है, ठीक है। और इसको सीखने को आप सीख लें, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, मगर ये SEO एक्सपर्ट्स के लिए नहीं होता, ये कंटेंट राइटर आर्टिकल राइटर्स के लिए नहीं होता। इसको ज्यादातर एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं। इसमें जो आपको सर्च वॉल्यूम आएगा वो एडवर्टाइजिंग का सर्च वॉल्यूम होगा। इसमें जो डिफिकल्टी आपको दिखाएगा कीवर्ड की, वो एडवर्टाइजमेंट की डिफिकल्टी बताएगा, ठीक है। यानी वो जो फर्स्ट 3 रिजल्ट गूगल के मैंने आपको बताया, उनके अंदर रैंक करने की डिफिकल्टी बताएगा। वो नीचे जो SEO वाले जो SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है उनके अंदर रैंक करने की डिफिकल्टी आपको गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं बताएगा, ठीक है। सो मैं अगले टूल की तरफ जाता हूं जो कि आपका है उबर सजेस्ट, ठीक है जी। उबर सजेस्ट है आपका, इसको हम लोग जो है अभी यूज करना सीखते हैं। इसी तरह से आपकी कीवर्ड सर्फर नाम से क्रोम की एक्सटेंशन है, फ्री में इंस्टॉल हो जाती है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और ढेरों कीवर्ड के जो है ना टूल्स हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ फ्री कीवर्ड टूल जो है आपके सामने वो यूज करके बताऊंगा, बाकी सब भी बहुत सी ज्यादा सिंपल हैं। इसी तरह से पेड टूल्स हैं, उनमें से इकोनॉमिकल भी हैं जैसे कि कीवर्ड्स एवरीवेयर है, मगर एक्सपेंसिव भी हैं बहुत सारे, मॉज, सैमरश, Ahrefs। अब बात यह है कि अगर इस सीधी उंगली से घी निकल जाता तो लोग उंगली टेढ़ी करते ही क्यों। जाहिर है इनके जो मुफ्त की रोटी है जो कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जिसमें लिमिटेड किस्म की चीज़ें आपको मिले, उनसे आप लोग नहीं एक अच्छा आर्टिकल लिख पाते ना रिसर्च करके, ठीक है। तो इसके लिए आपको पेड टूल्स की तरफ जाना पड़ता है। इन चीज़ों का पता होना चाहिए एक आर्टिकल राइटर को। ये आर्टिकल राइटर के टूल किट के एसेंशियल किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोगों के पास इनकी एक्सेस होनी चाहिए। आई विल टेल यू हाउ। लें जी, सबसे पहले तो जो टूल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा उसका नाम है कीवर्ड सर्फर। आप गूगल पर जाकर कीवर्ड सर्फर लिखेंगे तो आप लोगों के सामने पहला ही रिजल्ट कीवर्ड सर्फर का निकलेगा। इसे आप ओपन कर लीजिए और आप लोगों के सामने गूगल क्रोम में इस एक्सटेंशन को ये ऐड करने की डिमांड करेगा। अब सिंस चूंकि मेरे पास ये ऑलरेडी एडेड है, मुझे ये कहेगा यहाँ से रिमूव कर लो, बट ऑलरेडी एडेड है, मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको यहाँ से ऐड टू एक्सटेंशन करेंगे। आप लोगों से छोटा सा ये फॉर्म फिल करवाए, ईमेल आपको आए, वहाँ पे कंफर्मेशन ईमेल होगा, हो सकता है कोई शॉर्ट कोड भी आए, बहरहाल वो यहाँ पे पुट करके इजीली आप इसको अपने क्रोम के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन ऑल दैट। मगर इसको फ़ायदा क्या है करने का? इसको फ़ायदा करने का ये है कि अगर उसके बाद मैं कोई यहाँ पर कोई भी चीज़ सर्च कर लेता हूँ डायरेक्टली, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ कनेक्टिंग ओप्पो मोबाइल फ़ोन विद कंप्यूटर, फ़र्ज़ किया मैं इस तरह की कोई भी रफली कोई मैं चीज़ यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये कोई ना कोई इसका सर्च रिजल्ट देगा। अब ये एक बहुत ही लॉन्ग टेल कीवर्ड है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही स्पेसिफिक है, बट ये मुझे अब इधर कुछ ना कुछ सजेशन देगा कि भाई आपने जो ये कीवर्ड यूज़ किया, आया कि वाकई वो कोई ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर लोग ऑलरेडी कभी सर्च भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर इससे रिलेटेड कोई दूसरे कीवर्ड्स हो सकते हैं जो कि मुझे जिन पे काम कर लेना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे उसी तरह से सोचना पड़ेगा जैसा कि मैं सोचता हूँ कि जो बायर है या जो वेबसाइट का विजिटर है वो उस तरह से सोचता हो। अब इसने मुझे बताया कि भाई इस तरह से कोई भी बंदा जो है ना यूनाइटेड स्टेट में सर्च नहीं कर रहा। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट में ओप्पो यूज ही नहीं होता, आईफोन यूजर्स हैं, मगर यहाँ पे इसने मुझे सजेशंस दे दिए कि भाई हाउ टू कनेक्ट एंड्रॉयड फोन टू पीसी फॉर इंटरनेट वाया यूएसबी। ये टर्म जो है ना इतनी लंबी, महीने में 140 दफ़ा सर्च हो रही है। हाउ टू कनेक्ट यूएसबी, इसकी सिमिलरिटी 5% है इसके साथ, ये 90 टाइम्स जो है ना वो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कुछ और कोई और कीवर्ड मैं यहाँ पे लिख कर देखता हूँ, इससे थोड़ा मजीद खेल कर आप लोग देखिए। अब फर्ज करें मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। मैं इस तरह से लिखता हूँ ना, मेरे सामने ये ऑलरेडी सजेशन वैसे दे देता है कि ये जो है हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर 140 टाइम्स होता है, ये वाला कीवर्ड 90,000 टाइम्स हो रहा है, हाउ टू रिड्यूस बेली 33,000 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो मैं किसी भी कीवर्ड को मैं यूज़ करके जो है ना अपना आर्टिकल लिख सकता हूँ जिसके अंदर मुझे एक बेटर सर्च वॉल्यूम मुझे अपना जो है वो यहाँ पर नज़र आए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सजेस्ट भी कर देगा कि कौन से बेटर कीवर्ड्स मेरे लिए मजीद हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कीवर्ड सर्फर जो है वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया करता।
अभी इसी तरह से ये एक और टूल है जिसका नाम है keywordtool.io। ये भी पेड टूल है मगर फ्री वर्जन हर पेड टूल का अवेलेबल होता है। तो अब इसको यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख कर देखें, क्या लिख कर देखें, हम लिखते हैं बेस्ट क्रिकेट बैट कंपनीज। ठीक है, फर्ज किया मैंने, वैसे ही मेरे माइंड में रैंडमली कुछ आया, मैंने वो कर लिया। ये भी चीज़ वैसे ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स पे कब सर्च होती होगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स पे क्रिकेट खेली नहीं जाती। अगर मैं यूके सिलेक्ट करता तो उसमें क्रिकेट का बहुत ज़्यादा रुझान होता। मुझे नहीं लगता कि इसके तरफ ज़्यादा वो कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। keywordtool.io आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मगर आपको कीवर्ड्स की सजेशन जो है वो आपको अच्छी दे देता है। अगर आप इनका पेड टूल ले तो वो आपको सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड, सीपीसी और कंपटीशन, ये सारी की सारी चीज़ें वो मज़ीद आप लोगों को बता देता है। बट इसने देखे बहुत अच्छे मुझे यहाँ पे जो है सजेशंस दे दिए, जिनके बाद आई कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक, अभी इसके अलावा मैं आपको एक और टूल बताता हूँ जिस टूल का नाम है द कीवर्ड शिटर। अब हमने इसको कीवर्ड शिटर क्यों कहा है, क्योंकि इट लिटरली शिट्स कीवर्ड। अच्छा भाई, ये वेबसाइट बहुत कमज़ोर है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है, तो अगर किसी पॉइंट पर, किसी मौके पर ये वेबसाइट आपको ना मिले तो मुझे डांटना नहीं है। बहुत सारे अल्टरनेटिव दुनिया में मौजूद हैं, दिस इज़ नॉट द ओनली कीवर्ड टूल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट माउस, और मैं लिख कर यहाँ पर जो है सर्च करता हूँ, तो मुझे आप ये देखिए कि मेरे सामने इसने जो है कीवर्ड्स वो शिट करना शुरू कर दिया। ढेर सारे कीवर्ड्स भाई इसने शिट करना शुरू कर दिया, और जब तक मैं इसे नहीं रोकूंगा ये रुकेगा नहीं, ये सर्च करता रहेगा, करता ही रहेगा अनलेस मैं इधर नहीं जाता और इसको स्टॉप मैं इसको नहीं करता। ठीक है, तब तक ये मुझे निकाल कर देता ही रहेगा। एनी हाउ, दैट वाज अ गुड कीवर्ड टूल, कीवर्ड शिटर। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने इसके लिए। उसके अलावा जो बहुत फेमस टूल है, बहुत फेमस टूल था, उबर सजेस्ट बाय नील पटेल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं खेलने के लिए। बट इट प्रोवाइड्स यू कीवर्ड डिफिकल्टी, बट ये दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 सर्चेस करने आपको देता है। अगर आपने कोड सर्च करनी है तो भाई वीपीएन इंस्टॉल करें, पाकिस्तान के बजाय कनाडा से लॉगिन करें, और आप फिर 3 सर्चेस और ले सकते हैं। पर कीवर्ड से खेलने के लिए ये टूल भी एक बहुत अच्छा टूल है। बट एज आई टोल्ड यू गाइस, ये सारे के सारे फ्री टूल्स फारग टूल्स होते हैं, आपकी लर्निंग पर्पस के लिए बहुत अच्छे हैं, मगर इनको प्रैक्टिकली आप क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए बिल्कुल भी आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है that you will have to find 4 long tail keywords जो कि related हो marketing, yoga, health, sports, supplements, blockchain, किसी भी चीज़ से, किसी भी फील्ड से, किसी भी niche सब niche से related हो, but you have to find 4 long tail keywords having a search volume of more than 1000। keyword difficulty को भी भूल जाइए, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, and write 4 headings with those कीवर्ड्स। हर कीवर्ड के लिए एक हेडिंग लिखिए, 4 आपने वो हेडिंग्स अपनी बनानी है, और वो कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम जो आपका होगा वो एक फॉर्मली किसी अच्छी एक्सेल शीट के अंदर या एक टेबुलर फॉर्म के अंदर एक पिक्चर उसकी लेकर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप शेयर कीजिएगा। आपकी असाइनमेंट, आपकी फर्स्ट जो है यही है, आपने वहाँ पर अलॉन्ग विद ऑल द 4 टॉपिक्स जो आपके हैं वो आपने वहाँ पर शेयर करने हैं। उनमें से कोई एक टॉपिक हम नेक्स्ट असाइनमेंट में उठाएंगे, और उसी के ऊपर आप लोगों ने अपना पहला आर्टिकल इंशाल्लाह लिखना होगा। नेक्स्ट lecture I will be telling you how you can write the SEO optimized articles using these keywords. Thank you.